तो आज हम एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। वो कहानी जो बिहार की जमीन के नीचे दबे खजानों से शुरू होती है, फिर राज्य के शहरों और गांवों को रोशन करने वाली बिजली में बदलती है और आखिर में उन कारखानों को चलाती है जो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज की चर्चा के लिए हमारे पास बिहार मैटर्स यूट्यूब चैनल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। ये नोट्स खास तौर पर बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार सरकार की दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इन नोट्स को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और इसे कहानी की तरह समझना ही सबसे सही तरीका है। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अलग अलग फैक्ट्स नहीं हैं, ये एक पूरी इकोनॉमिक चेन है। हम देखेंगे कि बिहार का भूगोल, मतलब उसकी जमीन की बनावट, कैसे सीधे सीधे उसकी अर्थव्यवस्था को और भविष्य की योजनाओं को तय करती है। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, वो खजाना जो जमीन के नीचे छिपा है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैक्ट से जो किसी को भी चौंका सकता है। नोट्स में साफ साफ लिखा है कि भारत का लगभग 95% पाइराइट्स अकेले बिहार के रोहतास जिले के आमझोर में मिलता है। 95%। ये तो लगभग एक मोनोपोली हुई है ना? ये लगभग नहीं, ये असल में एक मोनोपोली ही है। पाइराइट्स को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, मूर्खों का सोना। सही, लेकिन इसका औद्योगिक महत्व सोने से कम नहीं है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जान है। तो जब हम बिहार के पाइराइट्स की बात करते हैं, हम असल में देश की कृषि अर्थव्यवस्था के एक बहुत अहम हिस्से की बात कर रहे होते हैं। अच्छा। रोहतास का आमजोर, ये नाम और ये 95% का आंकड़ा, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। और जब हम रोहतास की बात कर ही रहे हैं तो मुझे एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। नोट्स के हिसाब से ज्यादातर खनिज, चाहे वो पाइराइट्स हो या कुछ और, बिहार के दक्षिणी जिलों में ही मिलते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई। ऐसा क्यों? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, ये है प्योर जियोलॉजी। हम्म। हमें ये समझना होगा कि बिहार का ये जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, ये असल में छोटा नागपुर पठार का ही एक एक्सटेंशन है, राइट? जो अब झारखंड का हिस्सा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हम अक्सर राज्यों को नक्शे पर खींची गई लाइनों से देखते हैं, लेकिन जमीन के नीचे की कहानी वो अलग होती है। ये जो मिनरल बेल्ट है, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भूगोल राजनीति की सीमाओं को नहीं मानता। सही बात है। तो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये एक मास्टर की है। अगर बिहार के खनिज पर सवाल आए तो सबसे पहले दिमाग में दक्षिणी जिलों का नक्शा आना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है अब्रक, मतलब माइका। नोट्स के मुताबिक ये नवादा, जमुई और मुंगेर में मिलता है, और ये भी उसी माइका बेल्ट का हिस्सा है जो झारखंड तक फैली हुई। एकदम सही। और भारत दुनिया के सबसे बड़े माइका उत्पादकों में से एक रहा है। बिहार का ये हिस्सा उसी विरासत का एक टुकड़ा है। नवादा को तो कभी भारत की माइका राजधानी भी कहा जाता था। तो ये कनेक्शन काफी गहरा और ऐतिहासिक है। ठीक है, इतिहास और भूगोल तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं उस खबर पर जो भविष्य बदल सकती है। नोट्स में जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का जिक्र है। इसके मुताबिक जमुई जिले के सोनो इलाके में भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार होने का अनुमान है। एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार, और वो भी बिहार में? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, जीएसआई किसी भी जगह पर खनिजों का पता कई चरणों में लगाती है। पहले सर्वे होता है, फिर एक्सप्लोरेशन, और तब जाकर एक अनुमान लगाया जाता है। अच्छा। जमुई के मामले में यह अनुमान लगभग 222 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का है, जिसमें से करीब 27.6 टन धातु निकाली जा सकती है। 27.6 टन? जी, ये आंकड़ा इसे देश का सबसे बड़ा संभावित भंडार बनाता है। और जीएसआई का ठप्पा लगने का मतलब है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, ये साइंटिफिक डेटा पर आधारित है। तो फिर वहां खुदाई शुरू क्यों नहीं हो जाती? खुदाई एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लगती हैं, टेक्नोलॉजी और बहुत भारी निवेश लगता है। लेकिन हाँ, ये बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। परीक्षा के लिहाज से जमुई और सोनो, ये दो नाम अब सोने के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए कुछ और खनिजों को भी देख लेते हैं। नोट्स में चूना पत्थर, मतलब लाइमस्टोन का जिक्र है, जो रोहतास और कैमूर में मिलता है। और ये कनेक्शन बिहार की औद्योगिक रणनीति की एक ताकत और एक कमजोरी दोनों को दिखाता है। अच्छा, कैसे? ताकत ये है कि उद्योग प्राकृतिक रूप से वहीं बसे हैं जहां कच्चा माल है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बचता है, एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होता है।
लेकिन कमजोरी ये है कि अगर ये खनिज खत्म हो जाएं या खनन पर कोई रोक लग जाए तो ये पूरा औद्योगिक क्लस्टर खतरे में आ सकता है। समझ गई। मतलब अर्थव्यवस्था सीधे सीधे जमीन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। नोट्स में मैग्नेटाइट आयरन का भी जिक्र है, जो जमुई और गया की आग्नेय चट्टानों में मिलता है, पर साथ में लिखा है कि ये कम मात्रा में है। इस कम मात्रा का क्या मतलब है? क्या ये किसी भी काम का नहीं है? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, हर खनिज भंडार का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ एक विशाल फैक्ट्री लग जाएगी। कम मात्रा का मतलब है कि ये आर्थिक रूप से शायद इतना फायदेमंद न हो कि यहाँ एक बड़ा स्टील प्लांट लगाया जाए, लेकिन इसका उपयोग छोटे स्तर के उद्योगों में हो सकता है। तो ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आखिर में है क्वार्ट्जाइट, जो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ, हाँ, ये लोकेशन याद रखना जरूरी है। क्वार्ट्जाइट सिलिका का एक बहुत ही शुद्ध रूप है जो शीशा बनाने के लिए एकदम सही है। तो आप देख सकती हैं कि हर खनिज का एक खास इस्तेमाल है और वो बिहार के एक खास कोने से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, हमने जमीन से इन सारे खजानों को निकाल तो लिया, लेकिन किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सिर्फ कच्चा माल काफी नहीं होता, उसे चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। तो इन नोट्स में बिहार की एनर्जी सिचुएशन के बारे में क्या बताया गया है? ये कहानी का दूसरा और बेहद अहम पड़ाव है। बिना ऊर्जा के, जैसा आपने कहा, खनिज सिर्फ पत्थर हैं। नोट्स में बिहार की ऊर्जा जरूरतों का आधार पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट्स को बताया गया है, जो कोयले से चलते हैं। ये आज भी बिहार के पावर ग्रिड की रीढ़ हैं। इसमें 4 बड़े प्लांट्स का जिक्र है। पहला है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बेगूसराय में, जिसे सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। हाँ। दूसरा है कांटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर में। तीसरा है नवीनगर सुपर थर्मल पावर, औरंगाबाद में, जो एनटीपीसी के साथ एक जॉइंट वेंचर है। और चौथा है कहलगांव सुपर थर्मल पावर, भागलपुर में, जिसे भी एनटीपीसी ही चलाती है। यहाँ रुककर एक पैटर्न को समझना जरूरी है। जी। पहली बात, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी। सही। वो बिहार के बड़े पावर प्लांट्स के मैनेजमेंट में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। दूसरी बात, इन प्लांट्स की लोकेशन देखिए। कांटी उत्तर बिहार की जरूरतों को पूरा करता है, तो बाकी प्लांट्स दक्षिण और पूर्वी बिहार को। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और तीसरी बात, बरौनी और सोवियत संघ का कनेक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाले सवालों का एक क्लासिक उदाहरण है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ये तो हुई पारंपरिक ऊर्जा की बात। हाँ। लेकिन असली दिलचस्पी तो उस हिस्से में है जिसे नोट्स में 2026 करंट अफेयर्स फेवरेट कहा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, और यही भविष्य की दिशा तय करता है। ये दिखाता है कि बिहार सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसमें सबसे पहले दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जिक्र है, और दरभंगा वाला बिहार का पहला ऐसा प्लांट है। ये फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जमीन पर लगाने की जगह पानी पर क्यों? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, जमीन की बचत। बिहार एक घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ खेती की जमीन बहुत कीमती है। अच्छा। तालाबों और जलाशयों की सतह का इस्तेमाल करके हम जमीन बचा सकते हैं। और दूसरा, एक वैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? पानी की सतह पर होने की वजह से सोलर पैनल ठंडे रहते हैं, और जब पैनल ठंडे रहते हैं तो उनकी बिजली बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। कमाल है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, कोसी नदी पर नियोजित डागामारा बहुउद्देश्य परियोजना। यहाँ बहुउद्देश्य शब्द पर खास जोर है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम नहीं करेगा। इसका मुख्य काम तो 130 मेगावाट की पन बिजली, मतलब हाइड्रो पावर बनाना है, लेकिन ये कोसी नदी पर बन रहा है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, बाढ़ के लिए कुख्यात है। बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करेगा। इसके अलावा इससे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब एक ही प्रोजेक्ट से इतने सारे लक्ष्य पूरे हों तो उसे बहुउद्देश्य कहते हैं। तो हमारे पास कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट है, पानी पर तैरते सोलर प्लांट है, और नदियों पर बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। जी, ये एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण या बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स बनाने की कोशिश है। थर्मल प्लांट 24 घंटे भरोसेमंद बिजली देते हैं, तो वहीं सोलर और हाइड्रो स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल हैं। बिहार दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, अब हमारे पास जमीन के नीचे से निकला कच्चा माल भी है और उसे प्रोसेस करने के लिए ऊर्जा भी। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इन दोनों के मिलने से आखिर बनता क्या है?
नोट्स इसका जवाब औद्योगिक क्लस्टर्स के जरिए देते हैं। और यहीं आके सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब देखिए, हमने जमीन के नीचे के खनिजों से बात शुरू की थी और अब हम उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंच गए हैं। ये पूरी एक चेन है। भूगोल आपकी अर्थव्यवस्था का डीएनए कैसे लिखता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। पहला क्लस्टर तो एकदम सीधा है। सीमेंट उद्योग, रोहतास में डालमिया नगर और कैमूर में। ये सीधे सीधे चूना पत्थर की उपलब्धता से जुड़ा है। ये आर्थिक भूगोल का एक क्लासिक उदाहरण है। कच्चा माल और उसी से जुड़ा उद्योग, जहां चूना पत्थर है वहीं सीमेंट फैक्ट्री है। डालमिया नगर तो एक समय में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक था। यह दिखाता है कि एक खनिज किसी पूरे इलाके की तकदीर कैसे बदल सकता है। दूसरा क्लस्टर बहुत ही दिलचस्प है, मुंगेर की गन फैक्ट्री। नोट्स कहते हैं कि इसका मीर कासिम के समय से ऐतिहासिक महत्व है। ये तो किसी खनिज पर आधारित नहीं है। नहीं, और यही इसकी खासियत है। ये एक स्किल्ड बेस्ड यानी कौशल आधारित उद्योग है। ये दिखाता है कि उद्योग सिर्फ कच्चे माल पर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक हुनर और परंपरा पर भी टिके हो सकते हैं। अच्छा। मीर कासिम जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया तो वो अपने साथ बेहतरीन कारीगर लाया। वो हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। और आज भी मुंगेर की बंदूकें अपनी कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। सही कहा। ये बिहार की औद्योगिक विरासत का प्रतीक है। और तीसरा क्लस्टर है उर्वरक उद्योग, जो बरौनी में है। नोट्स के अनुसार ये वहाँ की रिफाइनरी से मिलने वाले नेफ्था का उपयोग करता है। ये कनेक्शन थोड़ा समझाइए। ये औद्योगिक सहनिर्भरता मतलब इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बरौनी में एक बड़ी तेल रिफाइनरी है। जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो पेट्रोल डीजल के अलावा कई और चीजें भी निकलती हैं, जिनमें से एक है नेफ्था। हाँ। अब ये नेफ्था पास में ही बने उर्वरक कारखाने के लिए कच्चे माल का काम करता है। मतलब एक उद्योग का बाई प्रोडक्ट दूसरे उद्योग के लिए रॉ मटेरियल बन गया। अच्छा, तो इससे दोनों की लागत कम होती होगी। बिल्कुल, और एफिशिएंसी बढ़ती है। बरौनी का ये पूरा कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट और उर्वरक फैक्ट्री इस इलाके का आर्थिक इंजन है। तो आज हमने बिहार मैटर्स के नोट्स के जरिए बिहार की पूरी आर्थिक कहानी को खंगाल लिया है। हमने देखा कि कैसे दक्षिणी पठार का खजाना, चाहे वो 95% पाइराइट्स हो या देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने ऊर्जा के पारंपरिक और नए स्रोतों के संतुलन को समझा और आखिर में देखा कि कैसे ये सब मिलकर सीमेंट, बंदूक और उर्वरक जैसे उद्योगों को जन्म देते हैं। बिल्कुल, ये सब जानकारी बिहार की आर्थिक भूगोल की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है। ये दिखाती है कि राज्य के पास संसाधन है, ऐतिहासिक कौशल है और भविष्य के लिए एक विजन भी है। लेकिन यह पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा और विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है, जो शायद आने वाले दशकों में बिहार की नीति का सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। वो क्या? जैसा कि हमने देखा, एक तरफ बिहार के पास सोने जैसे बहुमूल्य खनिजों का अकूत भंडार है, जिसे निकालने के लिए बड़े पैमाने पर खनन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट और डागामारा जैसी हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दे रहा है। भविष्य में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बिहार पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती चिंताओं के बीच अपने पारंपरिक खनिज खनन और हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं में संतुलन कैसे बनाएगा। क्या सोने का लालच पर्यावरण पर भारी पड़ेगा या बिहार कोई ऐसा रास्ता खोज पाएगा जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। संसाधनों के उपयोग और सस्टेनेबिलिटी का ये द्वंद्व आने वाले समय में राज्य की नीतियों को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।